नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे और लगातार अंत तक बने रहिएगा चैनल पर। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 321 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इनकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की। और 322 से 321 ईसा पूर्व में अपने जो है सहायक या अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। जिसने मौर्य वंश की स्थापना मगध में की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। मगध में इसकी स्थापना की गई थी। मौर्य वंश के शासकों के वर्ण के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कहा गया है, मतलब क्षत्रिय माना गया है, मौर्य क्षत्रिय माना गया है। और जो कुछ इतिहासकार हैं वो उन्हें निम्न कुल का भी मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक और पहला राजा था। उनकी माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। इसी कारण इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक पहला राजा था। मूर उनकी माता थी, जिसका संस्कृत में नाम का अर्थ होता है मौर्य, इसीलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। चाणक्य जो हैं उनकी सहायता से अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की उम्र में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ब्राह्मण साहित्य, पुराण आदि में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। बौद्ध जैन ग्रंथ में क्षत्रिय कहा गया है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस वृषल कुल का बताते हैं या निम्न कुल का बताते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं। बौद्ध जैन क्षत्रिय मानते हैं। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है वो इन्हें वर्षल या निम्न कुल का मानता है। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। ठीक है, तो कब पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को? 305 ईसा पूर्व में। संधि हो गई और संधि के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपनिसडाई के क्षेत्रों में जो है कुछ भाग दे दिए और अपनी पुत्री का विवाह जो है वो भी किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। दोनों देशों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, तो देखिए युद्ध हार जाता है सेल्यूकस और अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और 500 हाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को देता है, जिसके बदले में हेरात, कांधार, काबुल के जो कुछ क्षेत्र हैं वो और साथ ही जेड्रोसिया के कुछ क्षेत्र जो है सेल्यूकस चंद्रगुप्त को दे देता है। दोनों में वैवाहिक संबंध, दोनों देशों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके उपयुक्त चारों प्रांत दहेज के रूप में दे दिए। ठीक है, 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक का चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। ठीक है, और देखिए एरिया कितना बड़ा है इनके शासनकाल का, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इतना एरिया था चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तथा मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन जो है एपियानस ने किया थे। ठीक है, मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन एपियानस ने भी किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, मैसूर तक फैला हुआ था। तो इतना बड़ा प्रांत था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक।
चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में भारत में विजय प्राप्त की थी, इसकी जानकारी अहनानूर और मुरनानूर से मिलती है और अशोक के अभिलेखों से भी इसकी जानकारी अभिलेखों से भी मिलती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होती है। तो कहाँ से होती है बंगाल पर विजय की प्राप्ति? महास्थान अभिलेख से प्रकट होती है। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर को त्याग दिया। ठीक है, तो अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवण बेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर को त्याग दिया। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जैन लेखों के अनुसार। फिर शासक बनता है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, जिसका टाइम पीरियड था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। यूनानियों ने उन्हें अमित्रघात, अमित्रोचेटस, एलिट्रोचेटस नाम से पुकारा, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। तो बिंदुसार जो था वो अमित्रघात, अमित्रोचेटस, एलिट्रोचेटस के नाम से जाने जाते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया। उसके द्वारा 16 राज्यों को साम्राज्य के अधीन लाया गया, जिससे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त हुई। दक्षिण राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वो था कलिंग। ठीक है, तो दक्षिण राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के अधिकार में नहीं था वो था कलिंग। 16 राज्यों को साम्राज्य के अधीन लाया, जिससे भारतीय प्रायद्वीप पर भी विजय प्राप्त हुई थी। बिंदुसार की बात करें तो उनका शासन यूनानियों के साथ निरंतर संबंधों के लिए महत्वपूर्ण था। कौटिल्य अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के समय में ही प्रधानमंत्री कौन बने रहे? कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था अशोक, जो बिंदुसार का पुत्र था। वो अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा। वह पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। उसके सिंहासन पर बैठने के बाद कलिंग युद्ध ही एकमात्र युद्ध था जो उसने लड़ा था। गद्दी पर बैठने से पहले तो उसने काफी युद्ध किए थे, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद एकमात्र कलिंग युद्ध ही उसने लड़ा था। ठीक है, वह कलिंग युद्ध के नरसंहार से प्रभावित हुआ। उन्होंने युद्ध से विजय और धर्म द्वारा विजय का विचार छोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने युद्ध से विजय और युद्ध से विजय का विचार त्याग दिया और धर्म से विजय का विचार जो है वो किया। दूसरे शब्दों में कहे तो उन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष को जो है स्थान दिया, मतलब धर्म की विजय हो, ऐसा कहा। इसके साथ ही उन्हें युद्ध छोड़ने वाले पहले सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, युद्ध को छोड़ने वाला पहला सम्राट अशोक। अशोक बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। तीसरी बौद्ध परिषद उनके द्वारा आयोजित की गई। उन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और कई देशों में मिशनरियों को भेजा था ताकि जो बौद्ध धर्म है उसका विस्तार किया जा सके। ठीक है, प्राचीन भारत के महान शासक अशोक थे जो अपने मिशनरियों के लिए जाने जाते थे। उनकी वजह से ही जो है बौद्ध धर्म चाइना, जापान, श्रीलंका यहाँ पर पहुंचा था। ठीक है, उन्होंने एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि द्वारा मौर्य साम्राज्य में एकीकरण किया। उन्होंने लोगों के बीच अपने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों को नियुक्त किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया। वे शांति, गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय की अपनी नीति के लिए जाने जाते हैं। तो किसकी नियुक्ति की? धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की। धार्मिक सहिष्णुता नीति का पालन किया, गैर आक्रामकता, सांस्कृतिक विजय और शांति के लिए वो जाने जाते थे। लगभग उनके जो शिलालेख हैं वो 39 हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है: प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख,
प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख। तो ये 4 प्रकार के जो हैं शिलालेख जो हैं इनके मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों की बात करें तो इन्हीं अभिलेखों को आधार मानकर अशोक का इतिहास रचा गया है। शिलालेख बड़े पैमाने पर जनता के लिए अशोक की घोषणाएं थीं, जो धर्म के प्रचार के लिए उनके प्रयास को दर्शाती हैं। ठीक है, ये शिलालेख के माध्यम से क्या है, जनता को घोषणाएं अपनी करते थे, लोगों को बताते थे, धर्म का प्रचार करते थे। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक जो था वो अशोक बिंदुसार का पुत्र था, अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा था। अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की थी उन्होंने। श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा और कई देशों में मिशनरियों को भेजा था। अशोक नाम केवल लघु शिलालेख फर्स्ट की प्रतियों में ही मिलता है, जो महाराष्ट्र में एक स्थान पर है और कर्नाटक में 3 स्थानों पर पाया गया है। अन्य सभी शिलालेखों का नाम देवना प्रिय पियादसी है, जिसका मतलब होता है देवताओं को प्रिय। उनके शिलालेख अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और भारत में पाए गए हैं। उन्हें ज्यादातर प्राचीन राजमार्गों पर रखा गया था। तो अशोक का नाम सिर्फ लघु शिलालेख प्रथम में मिलता है, महाराष्ट्र में 1 है और कर्नाटक में 3 है। उनका बाकी शिलालेखों में नाम है देवना प्रिय पियादसी, देव नाम प्रिय पियादसी, जिसका मतलब होता है देवताओं को प्रिय। उनके शिलालेख मिले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और भारत में। ज्यादातर मिले हैं प्राचीन राजमार्गों पर। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए जो शिलालेख हैं वो प्राकृत में ब्राह्मी लिपि में हैं। बाकी जो उत्तर पश्चिम भाग में मिले हैं वो आरामाइक और खरोष्ठी लिपि में जो है मिले हैं। तो शिलालेख जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं वो तो प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में है, और उत्तर पश्चिम भागों में जो मिले हैं वो आरामाइक भाषा और खरोष्ठी लिपि में है। मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा संस्कृत में लिखा गया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र राज्य के प्रशासन के लिए आवश्यक संपूर्ण कानूनी और नौकरशाही ढांचे से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति की किताब है, याद रखिएगा। मौर्य शासन के कुछ सदियों बाद इसे संकलित किया गया था, फिर भी इस पुस्तक के बारे में मौर्य प्रशासन प्रामाणिक जानकारी है। इसमें 15 पुस्तकें और 100 अध्याय, 15 जो हैं प्रकरण हैं और 180 अध्याय हैं, और वे 3 व्यापक प्रभागों में विभाजित किए गए हैं। मुद्रा राक्षस की बात करें तो संस्कृत में विशाख दत्त द्वारा लिखा गया नाटक है। यद्यपि ये कार्य गुप्त युग का है, ये मौर्यों के अधीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों की एक छवि देता है। इसमें कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंदों पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का विस्तार से वर्णन किया गया है। लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा और गुप्त युग में लिखा गया है। एक नाटक है, लेकिन इसमें नंदों पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का वर्णन किया गया है। इंडिका की बात करें तो ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उन्होंने राजधानी शहर पाटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का भी लेखा जोखा लिखा है इंडिका में। 232 ईसा पूर्व में अशोक शासन के अंत के समय मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए युद्ध तो हो नहीं रहे थे और सिर्फ धर्म की ही विजय की बात हो रही थी। कई कारण थे इस विशाल साम्राज्य के पतन के, जिसमें वित्तीय संकट, दमनकारी नियम, नए ज्ञान का प्रसार, उत्तर पश्चिम सीमांत की उपेक्षा। तो ये सभी जो कारण थे वो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण रहे। मौर्योत्तर कालीन, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे। ये मौर्य साम्राज्य का पतन यहाँ हो गया। मौर्योत्तर कालीन जो साम्राज्य है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।